नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज है 16 जुलाई। स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। उससे पहले देख लेते हैं, कल मैंने आपको बताया था एक एमसीक्यू, और उसके बाद हम अपना पीसी देखेंगे। ठीक है, पीसी देखने के बाद फिर हम आते हैं। देखिए, मैंने कल आपको एक एमसीक्यू बताया था विद रेफरेंस टू दी चंद्रयान 3 कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या था? इट इज़ ए प्लान थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। ये देखिए, चंद्रयान 1, फिर उसके बाद सेकंड, ये कौन सा वाला था? थर्ड वाला। ठीक, ये क्लियर है हमारा। आगे, इट विल इट विल बी अ मिशन रिपीट ऑफ चंद्रयान 2। इट्स ए क्लियर कट, इट्स ए रिपीट ऑफ चंद्रयान 2 बिकॉज हम लैंडर और रोवर को वहाँ पे अच्छी तरीके से लैंड नहीं करा पाए थे, और ऑर्बिटर अभी भी हमारा वहाँ प्रेजेंट है, तो ये रिपीट है। बट विल ओनली इंक्लूड ए लैंडर। देखिए, यहाँ मैंने क्लियर किया यहाँ पे, लैंडर एंड रोवर सिमिलर टू दैट ऑफ चंद्रयान 2। तो ये उसकी तरह ही होगा जो चंद्रयान 2 में लैंडर और रोवर, जिसमें एक का प्रज्ञान नाम रखा गया था और विक्रम। इन दोनों के आप मुझे नाम कमेंट बॉक्स में देंगे कि प्रज्ञान किसका नाम था और आपका विक्रम किसका नाम था। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो हमारा फर्स्ट भी ठीक है, हमारा ठीक है, और सेकंड भी हमारा ठीक है। तो आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर हो गया इसका सी। क्या आंसर हुआ? सी। ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं फिर हम। अब आ जाते हैं हम अपने पीसी पे। पीसी क्या कह रहा है हमारा? पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट 15 जुलाई का एक दिन हम पहले का पढ़ के चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें क्या करता हूँ ना मैं, देखिए पीआईबी है आपका, ठीक है, और भी जो अदर साइट्स हैं, जैसे मान लीजिए आप इंडियन एक्सप्रेस की भी है साइट्स है ना, तो या फिर द हिंदू है, तो जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स बेस एंड फॉर द इम्पोर्टेंट ऑफ द स्टेट पीसीएस एंड इम्पोर्टेंट फॉर दी आपकी एसएससी सीजीएल एग्जाम। यू कैन से दैट उन चीज़ों को मैं 2 पेज में कवर कराने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको कहीं भी इस चीज़ के लिए और चीज़ें ना देखनी पड़े, तलाशनी ना पड़े। आपका द हिंदू के साथ साथ आपका जो भी करंट अफेयर है वो आपका क्लियर हो जाए। तो देखते हैं पहला क्या है, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस। ठीक है, ये क्या है? एक्सरसाइज है। अच्छा, ये व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज? पहले तो आपको इतना समझना है, ये मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, इसमें कई नेशनल्स होंगे। ठीक, कौन कौन से? इट इज़ एनुअल होती है, साल पे होती है ये। ठीक, अब आपको इतना याद रखना है कि ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस जो है ना, वो आपकी एनुअल है, नॉट ए मंथली बेसिस। ठीक है, इसमें आपके इंडिया है, यूएसए है, इटली है, यूके है और सेचेल्स है। ठीक है, कंडक्टेड बाय द कॉम्बाइंड मैरीटाइम फोर्स, यानी कि सीएमएफ इसको कंडक्ट कराता है। किसको? ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस को। तो आपके लिए यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस को कंडक्ट कौन कराता है? तो वो कंडक्ट कराता है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमें मिलता है एम्बर ग्रिस। देखिए, अब फ्लोटिंग गोल्ड करंट। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी की उल्टी भी इतनी महंगी बिकती है इंडिया में? शायद आज उसकी कीमत आई थिंक 1 करोड़ कुछ रुपीज़ है। ये उल्टी एम्बरग्रिस, ये क्या है? ये उल्टी है, वॉमिटिंग है। किसकी है? स्पर्म व्हेल की। अच्छा ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, एम्बरग्रिस का दूसरा नाम है फ्लोटिंग गोल्ड। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि एम्बरग्रिस, व्हाट इज एम्बरग्रिस? एम्बरग्रिस क्या है? ठीक है, आपसे इस तरीके से पूछ लिया गया। और फिर नीचे ऑप्शन में उसमें बहुत सी, जैसे आपका मान लीजिए लिख दिया फ्लोटिंग सिल्वर लिख दिया, फ्लोटिंग आपका एल्युमिनियम लिख दिया, फ्लोटिंग आपका अदर मेटल लिख दिए, और एंड फ्लोटिंग आपका गोल्ड लिख दिया। तो आपका आंसर क्या होगा? फ्लोटिंग गोल्ड। यानी कि जो एम्बरग्रिस है ना, एक्चुअली में ये एक मछली होती है। मछली का नाम होता है स्पर्म व्हेल, उसकी ये उल्टी होती है, जिसको हम बोलते हैं एम्बरग्रिस उसकी भाषा में। ठीक है, और इसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं फ्लोटिंग गोल्ड। अच्छा, ये हमने क्यों उठाया? क्योंकि ये हमारा करंट का टॉपिक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बन सकता है। तो व्हाट इज में देख लेते हैं। इट इज़ अ वॉमिट ऑफ स्पर्म व्हेल। किसकी है ये वॉमिट? इतना जरूर याद रखना है, ये वॉमिट है आपकी स्पर्म व्हेल की। ओके, इसका यूज़ कहाँ होता है? यूज़ देख लेते हैं हम एम्बरग्रिस का। तो उसका देखेंगे आप परफ्यूम्स में, फ्लेवर फूड्स में एंड टमाकू में। पास्ट कुछ टाइम पहले तम्बाकू में भी इसका यूज़ किया जाता था, हालांकि अभी भी है, और फ्लेवर फूड में और परफ्यूम में। अच्छा, बैन कहाँ पर एम्बरग्रिस? ये आपकी देखिए यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन तीनों जगह आपकी ये एम्बरग्रिस क्या है? वैन है। अच्छा, प्रोटेक्ट क्या करते हैं? देखिए ये, अब इसको प्रोटेक्ट किसके अंदर दिया गया है? तो स्पर्म व्हेल अंडर द शेड्यूल 2। ये आपको इन्वायरमेंट सेक्शन से बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है शेड्यूल्स, तो इनको शेड्यूल्स में देखना है। शेड्यूल्स आपकी कौन सी है? 2 है। अंडर द किस प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू है? अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी कि WPA 1972 के अंडर प्रोटेक्टेड है स्पर्म व्हेल।
ठीक। शेड्यूल कौन सी है, शेड्यूल आपकी ना फर्स्ट है ना थर्ड है ना फोर्थ है, ये शेड्यूल आपकी 2। उसके बाद वेन कहाँ पर है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ठीक है। किस में इसका यूज किया जाता है, इस वोमिट का, इस उल्टी का, इस फ्लोटिंग गोल्ड का, तो परफ्यूम, फ्लेवर, फूड और तम्बाकू में, ठीक है। और ये एक्चुअली में फ्लोटिंग गोल्ड होती है, वो होती है स्पर्म व्हेल की। यहाँ तक हमारा क्लियर होगा। तीसरे पे आ जाते हैं हम, सियाचिन ग्लेशियर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी हमने पढ़ा था कि एक्चुअली में क्या था, जब 1958 में सियाचिन ग्लेशियर पर जब डिबेट हुई थी तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एक पॉइंट दिया गया था। तब तो पाकिस्तान का कोई वादा नहीं था, पिछले 25 सालों में वो उसमें सियाचिन ग्लेशियर पर अपना वादा करता है, उससे पहले तो उसको कुछ पता ही नहीं था। तो अच्छा, सियाचिन ग्लेशियर की इसकी लोकेशन, ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लोकेशन बेस्ड हमारा क्वेश्चन बनेगा अगर इसका क्वेश्चन बनेगा। और देखिए लोकेशन बेस्ड के क्वेश्चन जब भी आते हैं, अगर हम लास्ट टाइम में पढ़ने बैठ जाए ना तो ईजी नहीं है हमें याद करना, बट हाँ अगर हम रेगुलर बेसिस पे देखते रहें तो ये डेफिनेटली है कि हमारी लोकेशन बेस जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो इतने स्ट्रांग होंगे कि हम उन्हें इजीली कर लेंगे। तो अब देखिए सियाचिन ग्लेशियर, इसका क्वेश्चन हालांकि नुब्रा वैली को लेकर बन चुका है, तो उसकी लोकेशन का पहले हम लोकेशन देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर की। तो लोकेशन है आपकी ईस्टर्न काराकोरम रेंज इन हिमालय। कहाँ पर इसकी रेंज है, वो लोकेशन है ईस्टर्न काराकोरम रेंज इन हिमालय। रैंक, ये रैंक के मामले में जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, ये दूसरे नंबर पे आता है, सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर। अब भाई ये नॉन पोलर ग्लेशियर क्या होते हैं, नॉन पोलर ग्लेशियर का मतलब है ये कहीं भी लोकेट हो सकते हैं, एनीवेयर, नॉट ए सदर्न, नॉट ए नॉर्थ पार्ट, ये कहीं भी आपके ग्लेशियर हो सकते हैं। तो देखिए इनको भी हम डिफरेंस करेंगे आफ्टर किसके, फैटचिको ग्लेशियर इन ताजिकिस्तान। फैटचिको ग्लेशियर कहाँ पर है, ताजिकिस्तान में। तो आप ये कह सकते हैं कि ग्लेशियर के मामले में ताजिकिस्तान फर्स्ट रैंक, उसके बाद सेकंड इंडिया का सेकंड सियाचिन ग्लेशियर। अच्छा, वैली कौन सी पड़ती है वहाँ पे, वो वैली पड़ती है आपकी नुब्रा वैली। रेंज आपको याद करनी है, इस हालांकि मैंने इसके क्वेश्चन कराए हैं आपके पास्ट वीडियो में, जब मैंने कराया था सियाचिन ग्लेशियर तो वहाँ पे मैंने काराकोरम रेंज और नुब्रा वैली इन दोनों के बारे में मैंने क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। तो आप एक बार जाके उन वीडियो को देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको काराकोरम रेंज याद रखनी है, वैली आपको याद रखनी है, नुब्रा वैली है। अच्छा, अब हम एक चीज़ समझ लेते हैं एक्चुअली में ये पोलर और नॉन पोलर ग्लेशियर क्या होते हैं। देखिए, दैट लोकेट आइदर दी नॉर्थ और साउथ पोल, यानी कि जो नॉर्थ या फिर साउथ पोल पर हो वो आपके कहलाते हैं पोलर ग्लेशियर। यहाँ तक क्लियर कट है। और जो लोकेट होते हैं एनीवेयर एल्स सॉरी, जो कहीं भी हमें दिखाई दे उन्हें हम बोलते हैं नॉन पोलर ग्लेशियर। बस सीधी सी बात है, जो पोलर पे नहीं है, ना नॉर्थ पे ना साउथ पे, वो कहीं भी है, एनीवेयर एल्स, तो इट्स कॉल्ड द नॉन पोलर ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ना वो नॉन पोलर है। अब आपसे जो क्वेश्चन बनेगा ना, देखिए मैं बताऊँ, क्वेश्चन आपसे ऐसे बना दिया जाएगा, यहाँ पे आप दे दिया गया कि मान लीजिए सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, और यहाँ पे लिख दिया गया पोलर ग्लेशियर। पोलर ग्लेशियर, आप सोचेंगे भाई ग्लेशियर तो है, आप सोचेंगे ये तो ग्लेशियर है, तो डेफिनेटली आप सोचेंगे इसको सही कर दो। सॉरी, मेरा राइटिंग थोड़ा सा क्या है ना कि पेन मेरा गड़बड़ है, इसलिए नहीं छा पा रहा। हम सोचेंगे भैया यहाँ पर अगर पोलर ग्लेशियर लिखा हुआ है तो डेफिनेटली हम उसे सही करेंगे, बट नहीं भाई, ये गलत है। कारण क्या है, ये गलत क्यों है, क्योंकि ये नॉन पोलर ग्लेशियर है। क्या, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक। यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं, फिर हम दूसरे पे देखते हैं। अब डिजीज देखते हैं। एक डिजीज है, वो डिजीज का नाम क्या है, ड्यूचेन्स मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, यानी डीएमडी आप कह सकते हैं, ड्यूचेन्स मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। ये व्हाट टाइप ऑफ डिजीज, ये जेनेटिक डिजीज है, पहले तो आपको इतना समझना है, ठीक है। व्हाट्स केज, इससे होता क्या है, जो मसल्स होती हैं ना वो अपनी कैसी होती हैं, वीकनेस फील करती हैं। कारण क्या है, जो डायस्ट्रोपिन प्रोटीन्स होती है वो उसके ऑल्ट्रेशन की वजह से यानी कि उसके परिवर्तन की वजह से डायस्ट्रोपिन, ये आपकी प्रोटीन है, उसकी वजह से मसल्स वीकनेस फील करती हैं। इन केस ऑफ डचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये क्या है, डिजीज है, ठीक है। तो आपको इतना समझ लेना है कि डीएमडी में क्या है ना, हमारी जो मसल्स होती हैं वो वीकनेस फील करती हैं। रीजन क्या है, ऑल्ट्रेशन ऑफ द डायस्ट्रोफिन। क्लियर, ओके। आगे चलते हैं फिर हम। अब देखते हैं मॉडरेट रेजुलेशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोडायोमीटर, यानी जिसे हम मूडीज। देखिए मूडी आपको कई बार लगेगा तो आप सोचेंगे कि भाई ये फाइनेंस से रिलेटेड है, नहीं, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। इतना ही पूछ लेगा आपसे, व्हाट इज मूडी। अब वहाँ पे फाइनेंस वाला टर्म नहीं दिया, कुछ और दे दिया आपके, वो मूडी अलग है, वो MODY है शायद, आई थिंक MODY है, ठीक है, वो मूडीज़ है, ये मूडीज़ है।
ठीक है। तो इसमें ये क्या है, एक आपका इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या करेगा भाई, इसका काम क्या रहेगा, ये कलेक्ट करेगा डाटा, ठीक है, बाय द साइंटिस्ट, साइंटिस्टों के द्वारा डाटा को कलेक्ट किया जाएगा फॉर मॉनिटरिंग, क्या क्या, जैसे मॉडलिंग एंड असेंडिंग एंड ह्यूमन एक्शन ऑन अर्थ, और ह्यूमन की एक्शन क्या है ऑन अर्थ पर, उन सारी चीज़ों का डेटा कलेक्ट करने का काम किसका होगा, बॉडीज का होगा। सो ये इट्स ए इंस्ट्रूमेंट। क्लियर। आगे चलते हैं फिर हम, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी माइग्रेशन। देखिए अब ये मैंने क्यों लिया, अभी आप फर्स्ट पेज में हम जब चलेंगे ना तो माइग्रेशन वाला हमें एक आर्टिकल्स मिलता है, तो उस आर्टिकल्स के लिए ही ये वाला मैंने बॉडी लिया। और देखिए मैंने कहा था आपको वन डे हम एक बॉडी जरूर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जब भी बॉडी का बनता है तो उसके रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रीज़न क्या है कि हमें यही नहीं पता होता है कि कहाँ पर इंडिया मेंबर है और नहीं है। तो अभी तक तो हमने जितनी भी बॉडी पढ़ी है उन सब में इंडिया मेंबर है, और ये हमें पहले क्लियर करके चलना है कि इंडिया मेंबर है या नहीं है। तो देखते हैं, इसको बोलते हैं IMO, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल से मत लगा देना, ये माइग्रेशन वाला है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, स्विट्जरलैंड में। स्टेबलाइज कब हुआ, 1951, यानी कि अपनी आज़ादी के 1 साल बाद। उसके बाद व्हाट्स वर्क क्या है इसका, ह्यूमन मैनेजमेंट ऑफ द माइग्रेशन एंड सर्च प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ द माइग्रेशन, यानी ह्यूमन मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन का जो ह्यूमन मैनेजमेंट है उसका काम करना। उसके बाद सर्च, प्रैक्टिकल सर्च करना, भाई माइग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, है ना इसके। अच्छा उसके बाद इसमें मेंबर कितने हैं, 175 मेंबर, और इंडिया इसका मेंबर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी रिकमेंडेड, यू कैन से क्वेश्चंस ऑफ द UPSC। सो उसमें हमसे ये पूछ लिया जाता है कि इंडिया किसका मेंबर है या नहीं है। तो देखिए माइग्रेशन, माइग्रेशन में हमारे लोग भी कहीं जाते हैं और अदर कंट्री के भी लोग हमारे पास आते हैं, तो माइग्रेशन में इंडिया का मेंबर होना बहुत ज़्यादा नीडी है। तो इस हिसाब से हमारा ये क्या होगा, इंडिया भी मेंबर है किसका, IOM का। क्लियर है। तो यहाँ तक हमने अपना PC देख लिया। अच्छा इस PC के लिए मैंने आपको बता ही दिया था, ये PC आप क्या कर सकते हैं, एक मैंने नंबर दिया है, उस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप फाइल लिख के भेजेंगे एंड देन फाइनली आपको ये PDF मिल जाएगी। अच्छा अब हम आ जाते हैं अपना फर्स्ट पेज पे, क्या कह रहा है हमारा। देखिए हमने क्वेश्चंस लगा लिया, PC कर लिया अपना, ठीक है। फर्स्ट पेज पर जो हम आते हैं, सॉरी ओके, देखिए ये रहा, क्या है, इन गुजरात इलीगल माइग्रेशन टू US कंटिन्यूज अनवेटेड। ये मैंने अभी कराया आपको, इलीगल माइग्रेशन। तो इसमें हमें अभी पढ़ना क्या था, IMO। हालांकि मैंने इसको अलग से नहीं अपने PC में शामिल कर लिया क्योंकि हमें बॉडी ये करानी थी। क्लियर कट है, ठीक। इसमें अब पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, एक एक्चुअली में भरत रवारी करके हैं, सॉरी माय प्रोनाउंसिएशन, रवरी इनका जो है टाइटल है। तो उनको क्या था कि एक्चुअली में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा रीड कर दे रहा हूँ। 6 months after the Bharat Ravri left Gujarat on his journey to the United States by the Caribbean, कहाँ से गए थे वो, कैरिबियन सी से। His wife Chetna Ravri on Wednesday approached the local police in Athens with the complaint, उन्होंने कंप्लेंट की उनकी वाइफ ने, क्योंकि भाई दैट हर हस्बैंड हैज़ बीन मिसिंग सिंस 4 फरवरी से, यानी फरवरी 4 फरवरी से उनके हस्बैंड मिस हैं। सी एक्यूज, उन्होंने आरोप लगाया 2 एजेंट जैसे महेंद्र पटेल पर एंड दी हिज एड जॉनी पटेल पर, एलिस डिवेस ऑफ सेंडिंग पीपल टू द US बाई इलीगल रूट्स एंड क्लेम दैट हर हस्बैंड वाज लेटर विक्टिम ऑफ देयर वर्क। यानी कि ये जो 2 लोग हैं ना, वो इलीगल रूट के थ्रू इन लोगों को US भेजते थे फ्रॉम द इंडिया। तो उसी के रिगार्डिंग ये वाला आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल में एक्चुअली हम पर्टिकुलर ये केस हम देख लेंगे अपने मेंस पर्सपेक्टिव से। मेंस पर्सपेक्टिव से तो हमारा यहाँ पे एक केस हम पढ़ लेंगे, बट इसमें हमें पढ़ना क्या था वो मैंने आपको पढ़ा दिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, IOM। क्लियर है, अपने PC में हमने कर लिया, ठीक। ये आर्टिकल अपना कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं फिर हम। अब देखिए यहाँ बहुत अच्छी खबर आई है, बहुत खुशी की लहर है और बहुत अच्छा है कि इंडिया में अब शांति की बहाल फिर स्टार्ट हुए हैं। कुकी मैथीज स्टिक टू देयर रीजन वाइल रीजन वर्क, उन्होंने अपना काम फिर से शुरू करना कर दिया। कुकी और मैथी, जो मणिपुर में जो भी दंगे फसाद हो रहे थे कुकी और मैथी में एक आरक्षण को लेके, तो इसमें हमें पढ़ना क्या था, ट्राइब्स पढ़नी थी मणिपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स वाला आज मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, ट्राइब्स वाला जो मैप है, ओके। उसके बाद हमें इसमें पढ़ना क्या था, उसके बाद हमें किस किस के बीच फाइट चल रही थी, कुकी और मैथी के बीच में फाइट चल रही थी। अच्छा उसमें से एक मूवमेंट और था, उस मूवमेंट को हमें देख लेना है, वो है हमारा पैवी मूवमेंट। अब क्या करेंगे ना, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, इसको मणिपुर वाले वीडियो में मैंने क्लियर करा दिया। अब थोड़ा सा
टाइम निकाल के उस वीडियो को देख लेंगे और ये आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा, क्योंकि अब ये अपने काम को फिर से शुरू कर दिया है। अच्छा आगे देखते हैं फिर क्या है। ये है इंडिया एंड यूएई सेट टू यूज़ रुपी देहरान फॉर द ट्रेड। अब इंडिया और यूएई क्या करेंगे भाई, रुपी सेट टू यूज़ रुपी और देहरान दोनों यूज़ करेंगे किसके लिए, ट्रेड के लिए। अच्छा अब इसमें हमारे पास देखिए इंडिया की तो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री मोस्टली बच्चों को पता होती हैं, बट वही आपने सुना होगा एक बचपन का MBA है ना, उससे निकाल लेते हैं हम इंडिया की बॉर्डर शेयरिंग कंट्री, बचपन का MBA। तो इसमें बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, और M4 म्यांमार है, B4 आपका हो गया बांग्लादेश है, A4 अफगानिस्तान है। तो इस तरीके से तो बचपन का MBA, जैसे बचपन का प्यार होता है ना, उसी तरीके से बचपन का MBA से तो आप इंडिया की बॉर्डर शेयरिंग कंट्री निकाल लेंगे, और UAE की आप बॉर्डर शेयरिंग कंट्री हम नीचे देख लेते हैं। तो अभी हमें इसमें बस इतना ही देखना है कि भाई इंडिया और UAE अब एक्चुअली में क्या है ना, रुपये और देहरान में क्या करेंगे, अपना ट्रेड करेंगे। तो वही सारी बात चली है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, देखिए अब देखते हैं हम, ये हमारा UAE, तो इसकी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री आपको दिख रहा है ओमान है, सऊदी अरेबिया है, हालांकि कतर अभी नॉट डिसाइडेड, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सा रहता है, ठीक है। ये मैरीटाइम बाउंड्री है ओमान एंड सऊदी अरेबिया। अच्छा इसके ऊपर कौन पड़ जाता है, ईरान पड़ जाता है। इधर क्या है, गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है, और ये क्या है, पर्शियन गल्फ। तो पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में आपको क्या मिल जाएगा, UAE के बगल में आपको सऊदी अरेबिया, ठीक है, वेस्टर्न साइड में इधर आपका सदर्न साइड में ओमान मिल जाएगा, और नॉर्दर्न साइड में आपको ईरान मिल जाएगा। तो आप एक बार ये लोकेशन देख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक, बहुत नॉर्मल है, UAE को कोई ज़्यादा याद करने की है नहीं इसमें। अच्छा ठीक, आगे देखते हैं फिर हम। आयुष्मान भारत एम्ब्रेसेस AI टू टैकल फ्रॉड, यानी कि फ्रॉड से टैकल करने के लिए एक्चुअली में आयुष्मान भारत ने AI को क्या किया, गले लगाया। एम्ब्रेसेस का मतलब गले लगाना। अच्छा अब देखिए मैं बताऊँ इसमें, अब हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है, आयुष्मान भारत के बारे में थोड़ा सा रिकॉर्ड बता दूँ आपको। आयुष्मान भारत अभी पढ़ेंगे हम इसको बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ा सा न्यूज़पेपर रीड कर लेते हैं हम। यानी कि लगभग 20 पॉइंट पेनल्टी लगी है, ये लगभग 20.17 करोड़ की इंडिविजुअल एंड हॉस्पिटल सर्विस पे, ठीक है, और कुछ जैसे फिरौती कराते हैं उनके चक्कर में। अच्छा जिनमें से लगभग 9.5 करोड़ तो इनका क्या हुआ है, रिकवर हुआ है। तो वो कहानी कही है किसके थ्रू, AI के। देखिए AI के आने से क्या फ़ायदा मिलता है भाई, जो पेनल्टी हमने लगाई उनमें से हमारा 9.5 करोड़ का हमारा रिकवर हो गया। लगभग 5.3 लाख यानी कि 5.3 लाख आयुष्मान कार्ड हैव बीन इनको डिसेबल कर दिया गया। लगभग 188 हॉस्पिटल कैसे कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए। भाई सीधी सी बात है, जब फ्रॉड हमें पता चला तो हमने उसमें से लगभग 5.3 लाख आयुष्मान कार्ड को हमने डिसेबल कर दिया, क्योंकि वो इलीगल तरीके से बनाए गए थे। और उसके बाद 188 हॉस्पिटल हैं उनको हमने सस्पेंड कर दिया, वो भी इलीगल तरीके से उनको ऐड किया गया था बाय द इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये एक डेटा दिया गया है। अच्छा आगे क्या है, यहाँ पे देखिए एनालिटिकल सॉल्यूशन किया है डिटेक्ट बाय दी फ्रॉड प्रोएक्टिव। तो क्लियर हो गया आपके यहाँ तक। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मैं आपका आयुष्मान कार्ड बनवा दूंगा, आप मेरे को इतने रुपए दे दो। तो उन्होंने अपने कार्ड बनवा के हॉस्पिटल भी उन्होंने अपने इस तरीके से दिखा दिया कि हम आयुष्मान कार्ड वालों का ट्रीटमेंट करते हैं, बट AI ने ये क्लियर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। तो एक डेटा में हमारे समझ में आ गया हुआ। आगे चलते हैं फिर हम, क्या है जो इसकी जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। अब हमें याद करने के लिए क्या है, हमारे लिए UPSC में अगर क्वेश्चन बनेगा तो सबसे पहले ये बनेगा कि आयुष्मान भारत जो है वो कैसी स्कीम है। तो पहले तो आप इसको ये समझेंगे ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, न कि सेक्टर। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्यों है भाई, सीधी सी बात है, इसमें कुछ रोल सेंटर का भी होगा, कुछ स्टेट का भी रोल होगा, तो इसलिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके, उसके बाद एक तो हमें इतना समझना था कौन सी स्कीम है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक। उसके बाद इसकी मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री हम देख लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मिनिस्ट्री है हमारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, यानी कि NHA, ये इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट, इन जिसको बोला गया NAFU, ठीक है, वाज क्रिएटेड एट NHA फॉर ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एंटी फ्रॉड फ्रेमवर्क सपोर्टेड बाय द एंटी फ्रॉड यूनाइटेड, यानी कि देखिए स्टेट वाला दिया है, स्टेट लेवल सीनियर हेल्थ मिनिस्टर ऑफिशियल। देखिए स्टेट के, नेशनल के लिए नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट और स्टेट के लिए स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट, ये दोनों बनाई गई बाय दी नेशनल हेल्थ
कौन क्या थी आपकी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। तो नेशनल के नेशनल और स्टेट के लिए स्टेट। क्लियर है कट यहाँ तक। अच्छा उसके बाद अब क्या हुआ देखिए मैं बताऊँ उसमें क्या मतलब इन्फेरेंस है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ वर्किंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन विच इज एम्ड एट क्रिएटिंग नेशनल डिजिटल सिस्टम टू इंश्योर दैट हेल्थ रिलेटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमेन सेफ। भाई हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हेल्थ जो सेक्टर है वो कैसा बना रहा है, सेफ बना रहा है, यानी कि ठीक है। ओके तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की बात करी गई है। एडिशनली द फीचर ऑफ आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज हिज एक्टिव एट द ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल। जब भी वो प्राइवेट हॉस्पिटल में या तो एंटर होगा या डिस्चार्ज होगा उस टाइम उसका बायोमेट्रिक क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। क्लियर है। और ये जो है कितने आप देख रहे हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो भी है वो आपकी इम्प्लीमेंट की गई है 33 यानी कि स्टेट और यूटी दोनों मिला के दोनों में, और लगभग 24 करोड़ हेल्थ कार्ड इशू टिल डेट। अब तक कितने 24 करोड़ हेल्थ कार्ड बना दिए गए हैं और लगभग स्टेट और यूटी मिला के 33 जो है आपकी स्टेट और यूटी में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो हमको इसमें डेटा था, ये डेटा मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि लगभग 188 हॉस्पिटल को सस्पेंड कर दिया गया और लगभग 5.3 लाख आयुष्मान कार्ड है बीन डिसेबल। दो चीज़ें डिसेबल हो गई हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है। क्या है भाई, अगर आपने गलत तरीके से इसको बनवा लिया है तो अब एआई के थ्रू ये आपका डिसेबल हो जाएगा। इट्स ए क्लियर कट। तो आप इसको गलत तरीके से नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में चलते हैं। देखिए यहाँ पे आयुष्मान लिखा है यहाँ पे। आयुष्मान भारत योजना, वही पीएम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना was funded to provide medical benefits to deprived group of society. The scheme of our health care coverage of 5 लाख पर फैमिली। मतलब कुल मिला के 5 लाख रुपए जो भी बंदा आपका पेशेंट होगा उसको 5 लाख तक का ट्रीटमेंट मिलेगा आयुष्मान भारत योजना में। सॉरी, द स्कीम ऑफ कितना है 1400 मेडिकल प्रैक्टिस, लगभग 1400 मेडिकल आपकी हुई हैं एनी पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल अक्रॉस द इंडिया। समझ रहे हैं ना, लगभग 1400 मेडिकल आपके जो इसके अंडर में है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना, और उसमें लगभग 5 लाख रुपए जो आपके वंचित ग्रुप के लोग हैं जो बीपीएल कार्ड के अंतर्गत आते हैं उन लगभग 5 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। द एप्लीकेंट मस्ट बी, अब क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, तो एलिजिबिलिटी हम एक बार देख लेंगे। एलिजिबिलिटी में देखते हैं, ये इंडियन होना चाहिए। द एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इनकम दैट लेस देन बीपीएल, उसके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए। क्लियर है। बीपीएल कार्ड का मतलब समझ रहे ना, बिलो पॉवर्टी लाइन। देयर कैन नॉट बी पक्का रेजिडेंस रजिस्टर्ड इन आइदर ऑफ द एप्लीकेंट नेम फॉर द एप्लीकेशन। मतलब जो पक्का रेजिडेंस, समझ रहे ना, जैसे कच्चा मकान एक पक्का रेजिडेंस, इसके अकॉर्डिंग वो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। और एनी मेंबर ऑफ द एप्लीकेशन फैमिली टू बी एलिजिबल फॉर दिस हेल्थ बेनिफिट, और कोई भी मेंबर इसके लिए एलिजिबल हो सकता है। ओके अच्छा कुछ और चीज़ें देखते हैं हम। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री यानी कि वही अब पीएमजे, जिसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से इसकी देखिए शॉर्ट फॉर्म निकाली गई। अब पीएमजे का मतलब ये हुआ कि भाई अब आप ठीक हो गए तो अब प्रधानमंत्री की आप जय कर दो। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। ये कैसी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ये मैं करा चुका आपको। हैविंग सेंट्रली सेक्टर कंपोनेंट अंडर आयुष्मान भारत मिशन, और इसकी मिनिस्ट्री देखनी है हमें। मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री आपको देखनी है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और उसके बाद आप और इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी मैंने आपको बताई थी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आपकी हो गई नेशनल मिनिस्ट्री, आपकी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्लियर। और इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी एनएचए है, और ये आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। तो आपको 3 ही चीज़ें निकालनी थी इसमें, ठीक है। सॉरी, इसमें आपके लिए थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। आपको निकालना था अब पीएमजे, इसको आप साइड से लिख देंगे CSS यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, फिर साइड से आप लिख देंगे NHA, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। स्टेट के लिए आपका अलग, नेशनल के लिए अलग। उसके बाद एक चीज़ और निकाल लेंगे आप, इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर।
बस ये 3 चीज़ आपको निकाल लेनी है और इसको नोट कर लेना है कहीं भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद इसमें 5 लाख और BPR इसको भी देख लेंगे। PC अपना हो गया, ठीक। अब देखते हैं फिर हम क्या है, डिस्प्लेस पीपल लाइक गिव अलॉन्ग रोड साइड अंडर फ्लाईओवर। ये दिल्ली में देखिए, मैंने आपको बताया था दिल्ली में एक्चुअली में ये क्यों मानसून और बरसात इतनी क्यों हो रही है, तो उसका रीज़न ये है बेस्ट एंड डिस्टर्बेंस प्लस कमिंग दी आपका मानसून। अच्छा, अब देखते हैं क्या है, इलीगल कोल माइनिंग ऑपरेशन स्ट्रक्चर्ड इन द मेघालय फाइंड कोर्ट्स। तो हमें देखिए क्या इलीगल कोल माइनिंग हो रही है कहाँ पे, मेघालय में। तो उसमें अब हमारे लिए इसमें से देखिए बहुत सी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। पूरा को न्यूज़पेपर आप पढ़ते बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। नहीं भाई, हमें UPSC के लिए इसमें से क्या पढ़ना है, इट्स ए वेरी क्लियर। तो हमें UPSC के लिए इट्स ए वेरी क्लियर कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो वो हम देख लेते हैं क्या पढ़ना है हमें। देखिए ठीक, जब भी आपका कोई भी मेटल्स टाइप का या माइनिंग टाइप का क्वेश्चंस बनता है तो उसमें इंडिया की रैंक, स्टेट की रैंक डेफिनेटली आपकी एक ना एक कहीं ना कोई, जब 2-3 क्वेश्चंस की लेयर होंगी तो उनमें ज़रूर पूछा जाएगा। तो जैसे दिए आपकी, पहले वर्ल्ड की देख लेते हैं। वर्ल्ड में जो कोल्ड रिजर्व है उसमें इंडिया का कौन सा स्थान है। सबसे पहले पड़ता है यूनाइटेड स्टेट, प्रोड्यूसर के मामले में आई थिंक चाइना है, और उसके बाद फिर रशिया है, फिर तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, चौथे पे चाइना है, पाँचवें पे आपका इंडिया है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। फर्स्ट पे कौन है, यूनाइटेड स्टेट, सेकंड पे कौन है, रशिया, थर्ड पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ पे चाइना और फिफ्थ पे आपका इंडिया। तो इंडिया की रैंक कोल के मामले में कौन सी है भाई, फिफ्थ, कोल रिजर्व के मामले में। ठीक, अब आ जाते हैं हम इसके स्टेट में। देखिए मैं ना बताऊँ आपको, मैं कोशिश वही कर रहा हूँ जिसके आने के चांस ज़्यादा हैं, या फिर जो चीज़ें आपकी PYQ में पूछी गई हैं UPSC की में या स्टेट PCM में, उसी से मैं चीज़ें उठा रहा हूँ। कुछ भी अपनी तरफ से मैं नया ऐड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, और टॉप 5 कोल रिजर्व इन इंडिया में देखिए सबसे पहले झारखंड आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद उड़ीसा आता है, फिर आपका छत्तीसगढ़ आता है, फिर आपका वेस्ट बंगाल आता है, फिर आपका MP आता है। तो सबसे फर्स्ट कोल रिजर्व में झारखंड के पास है, उसके बाद उड़ीसा, थोड़ा सा उसे नीचे आ जाओ, छत्तीसगढ़ और नीचे आ जाओ, वेस्ट बंगाल आपका थोड़ा सा अपर साइड में आ जाओ, मध्य प्रदेश आपका सेंट्रल में आ जाओ, तो लास्ट में आपका MP है। ये रैंक आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको आपको नोट जरूर कर लेना है कहीं भी कोल रिजर्व के मामले में। अगर आज मैंने ये करा दिया ना, तो आप इतना जरूर मान के चलना कि अगर क्वेश्चन कोल का बनेगा तो डेफिनेटली आपसे गलत नहीं होगा इन रिगार्डिंग ऑफ द UPSC। कारण क्या है, उसमें आपका रैंक वाइज से आप निकाल के उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलते हैं आगे। इसमें पढ़ने के लिए हमें ये रामायण नहीं पढ़नी है, हमें क्या है क्या नहीं है, कोर्ट ने फाइंड किया है वहाँ पे। हाँ ठीक है, मेघालय में ऐसा कुछ चल रहा है, बट हमारे लिए जो था वो हमने निकाल लिया। अच्छा, मोदी महाराष्ट्र गवर्नमेंट गिफ्टेड दराबी प्रोजेक्ट टू अडानी ग्रुप फर्म से, ये आपस में लड़ाई चलती रहती है इनको अडानी को लेके। कारण क्या है ना कि लोग बोलते हैं कि BJP के हैं अडानी, है ना, कांग्रेस हमेशा ये बोलती है कि BJP के हैं अडानी। अच्छा, अब देखिए अभी चीता एक और डेथ हो गई है कुन्नू नेशनल पार्क में। अब यहाँ पे हमारे लिए पढ़ने के लिए क्या था, वो है था कुन्नू नेशनल पार्क एक्चुअली में कहाँ है, वो है आपका MP में। ठीक, आगे चलते हैं फिर हम। रिवाइज स्टेटमेंट फ्रॉम द मोदी मैक्रोन्स टॉप की पॉइंट्स ऑन डिफेंस डील। देखिए इसको ना, इस आर्टिकल को मैं करा चुका हूँ, आप लास्ट वाली वीडियो में जाके देख लेंगे, ठीक है, जो भी है। बट अभी हमारे लिए इसमें सिर्फ एक ही था कि उनको माननीय मोदी जी को कल एक अवार्ड मिला था फ्रांस वाला, और ब्रेसलेट डे पर फ्रांस में, ठीक है। तो वहाँ पे लगभग 23 अपने इंडियन आर्मी के भी लोग वहाँ प्रेजेंट थे, तो इसमें हमें वो अवार्ड देख लेना है। इसको मैंने कल करा दिया है, ठीक है, आप इजीली देख लेंगे, ये आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। कोलिजियम प्रोसेस प्रपोज, कोलिजियम ने प्रपोज किया है क्या, परमानेंट जज फॉर द 5 हाई कोर्ट्स। अब देखिए मैं बताऊँ, 5 जजों को परमानेंट जज के लिए प्रपोज किया है, तो कौन कौन से हैं वो देखिए जगह बताई गई होंगी, वो जगह हमें याद नहीं कर रही है। हमें बस इतना समझना है कि भाई कॉलेजियम सिस्टम क्या है, व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम। द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हैज़ रिकमेंडेड परमानेंट जजशिप इन 5 कोर्ट्स एंड प्रपोज फ्रेश जुडिशियल अपॉइंटमेंट इन 2 हाई कोर्ट्स। दो, यानी कि 5 हाई कोर्ट्स में तो आपकी परमानेंट जजशिप, और 2 हाई कोर्ट में आपकी फ्रेश जुडिशियल अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे देखिए कुछ जगह के नाम दिए गए, जैसे कौन करेगा भाई, तो पता ही आपको। द कॉलेजियम हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, ये आपको पता होंगे, चंद्रचूड़ सर, हैज़ रिकमेंडेड जस्टिस, ये आपके कौन है, वसंत बालाजी, चंद्रशेखर, इनके नाम दिए गए। ये कुछ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डजंट इंपॉर्टेंट। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उस पर आ जाते हैं।
व्हाट इज ए कोलिजियम सिस्टम। तो पहले तो उसका आर्टिकल देख लेना भाई। आर्टिकल आपको मिलेगा सुप्रीम कोर्ट का 143, ठीक है। और हाई कोर्ट का आर्टिकल आप मुझे गूगल से सर्च करके बताएंगे इन अ कमेंट बॉक्स। इट्स योर ड्यूटी, इतना काम आपको करके देना है मुझे, ठीक है। तो देखते हैं हम फर्स्ट जजेस केसेस। फर्स्ट जजेस केसेस में क्या हुआ था, 1981 में आया था। कोलिजियम के 3 जजेस केसेस थे, उनमें से पहला जज केस था 1981 वाला। वो क्या कहता है, इट डिक्लेयर दैट प्राइमेसी ऑफ CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या प्राइमेसी रहेगी, रिकमेंडेशन ऑन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर कैन बी रिफ्यूज्ड फॉर द कॉजेंट रीजंस, यानी कि कोई ठोस सबूत के आधार पर ही आप उनको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट लेकिन रूलिंग गेव द एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी ओवर द जुडिशरी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर। मतलब एग्जीक्यूटिव ही जुडिशियरी के ऊपर रूल करेंगे, ऐसे कह सकते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब आप समझ रहे हैं ना, एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब है आपका जैसे जो भी पार्टी के नेता होते हैं, जो PM अपने सब, तो वो एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी हैं, वो जुडिशियल पे रूल करेंगे। उसके रिगार्डिंग ये वाला फर्स्ट वाला था, ठीक है भाई। पर ऐसा कहाँ होने कहाँ देंगे अपने जज साहब। उन्होंने फिर आगे देखते हैं, सेकंड जज केस आया भाई, 12 साल जोड़ लो आप, तो 81 में 12 जोड़े तो 93 हो गया, ठीक है। सेकंड जज क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस अ कोलिजियम सिस्टम। यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। इसको आपको जरूर ये देखना है कि इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ था। होल्डिंग दैट, कंसल्टेशन का मतलब है परामर्श, रियली मीन्ड कंकरेंस मतलब सहमति। परामर्श का मतलब ही क्या है, सहमति है। ये जब कोलिजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और सेकंड जजेस केसेस में, तब इसकी बात करी गई थी। अच्छा, इसने क्या क्या ऐड किया, इट्स एडेड दैट इट वाज नॉट CJI इंडिविजुअल ओपिनियन। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं होगा, बट एन इंस्टीट्यूशन ओपिनियन फॉर्म इन कंसल्टेशन विद द 2 सीनियर मोस्ट जज। इंडिविजुअल नहीं होगा भैया, इसमें 2 सीनियर मोस्ट जज भी होंगे, वो भी किसके, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक। आगे आ जाते हैं, थर्ड जज केस क्या कहता है, 1998 में आया। ये क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ऑन द प्रेसिडेंट रेफरेंस आर्टिकल 143 एक्सपेंड द कोलिजियम टू 5 मेंबर बॉडी। अब यहाँ पे एक्सपेंड कर दी गई। अब देखिए क्वेश्चन जब भी बनेगा ना, तो आपसे ये पूछ लिया कोलिजियम सिस्टम को कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो 1993। इसको एक्सपेंड कब किया गया, 1998। इसमें 1993 में कितने सीनियर मोस्ट जज की बात करी गई थी, 2। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारी थर्ड जजेस केसेस में 1988 वाले में हमारी 5 मेंबर बॉडी की बात करी गई थी, जिसमें आपका 1 CJI और आपके 4 सीनियर मोस्ट कोलिजियम। तो 1 + 4 ये आपका 1998 और आपका 2 जो होंगे वो आपके चले जाएंगे 1993। क्लियर है कोलिजियम सिस्टम, इसको आप देख लेंगे बढ़िया तरीके से। 3 केसेस हैं, ये मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे लगा दिए हैं। आगे चलते हैं फिर हम। BJP गवर्नमेंट डिस्टर्बिंग पीस इन नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस प्रेसिडेंट, ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, यही पॉलिटिक्स है। अच्छा, G20 शेरपा मीट्स एंड्स विद द होप ऑफ ए जॉइंट डिक्लेरेशन इन सितंबर। ये देखिए सितंबर में क्या होगा, आशा करते हैं हम, है ना। G20 शेरपा मीट्स एंड ये होगा, तो सितंबर वाला आर्टिकल हम आराम से देखेंगे तभी। हाँ, बस इसमें हमें देखना क्या है, इसमें हमारे देखने के लिए है G20 कौन कौन सी कंट्री हैं, उनको मैंने बहुत अपनी लगभग 4 या 5 वीडियो मैंने कराने की कोशिश की है। कि जैसे आपका G7, एक बार मैं रिवाइज़ करा दे रहा हूँ, है ना। और फ्रेशर स्टूडेंट को थोड़ा सा लगेगा कि हाँ सर ने ऐसे पढ़ाया है, उसमें बता दे रहा हूँ कि G20 में हमें इतना पढ़ना था कि भाई G20 कंट्री में G7 हमारे कंट्री थे, उसमें हमने याद कर लिया था भाई न्यूमोनिक जूस गर्लफ्रेंड के संग, तो आपका जो भी था। उसके बाद जूस विद रशियन गर्लफ्रेंड, उसके बाद जूस विद रशियन गर्लफ्रेंड। अब मैं IIT सा SSC IIT से था, इस तरीके से न्यूमोनिक थी, उसको आप देख लेंगे। G20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसके वांग ये कॉल्स फॉर द क्लैरिटी ऑन द टाइज बिटवीन UAE एंड चाइना। UAE एंड चाइना में वांग यी ने ये बोला है कि भाई ये क्लैरिटी है कि इनमें टाइज होगी, ठीक है। तो अभी इसमें हमारे लिए चाइना वाला आर्टिकल्स में कुछ ऐसा है नहीं जो मैं आपको पढ़ाऊँ। अ ग्लोबल टेम्परेचर सोर्स कूलिंग नीड्स विल इंक्रीज। अच्छा, ये देख लेते हैं साइंस में क्या भाई, ग्लोबल टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो हमें कूलिंग की आवश्यकता होगी, ठीक। क्या कह रहा है देखें, यहाँ पे दिए हैं कुछ। सब सहारा अफ्रीका विल हैव सजेस्ट इंक्रीज इन कूलिंग रिक्वायरमेंट, यानी सब सहारा अफ्रीका में ये सजेस्ट किया गया है कि कूलिंग रिक्वायरमेंट क्या है वो बढ़ी, ठीक है। और जब भी हम पेरिस एग्रीमेंट में ये कर चुके हैं,
हमारा एम क्या है, लिमिटेड द राइज इन द ग्लोबल मीन टेम्परेचर लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस। हमें टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ने देना है। ये हम चीज़ क्लियर कर चुके हैं किसमें, पेरिस एग्रीमेंट में। तो आपको पेरिस एग्रीमेंट किससे रिलेटिव है ये पूछेगा, आपसे रिलेटिव है तो आप इसको याद रखेंगे, टेम्परेचर वो भी कितना 1.5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, उसके बाद बाई 2050 तक क्या होगा, एनर्जी जो होगी वो इक्विवेलेंट हो जाएगी किस किस में, देखिए आपका यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान, ठीक है। ये बात रिपोर्टेड किसने कही है, आपकी कही है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। अच्छा, इसके रिजल्ट में क्या होगा, द रिजल्ट शो दैट रीजन सराउंडिंग ऑफ द इक्वेटर पर्टिकुलरली द सब सहारन अफ्रीका। अब इक्वेटर में भी पर्टिकुलर किसकी, सब सहारा अफ्रीका की, जैसे अफ्रीकन रिपब्लिक, बुर्किना फासो, माली, साउथ सुडान, नाइजीरिया वुड हैव द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन कूलिंग डिमांड, जिसमें बहुत ज़्यादा कूलिंग डिमांड बढ़ जाएगी इक्वेटर के सब सहारा कंट्रीज़ में। तो कंट्रीज़ के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली बात कही गई है। इसमें कुछ अपने लिए इतना ही था कि कहाँ कहाँ पर रिकमेंडेशन रहेगी कूलिंग की। अब है अनइथिकल टू कंटिन्यू यूजिंग पोलियो कैजिंग ओरल वैक्सीन। अच्छा, ये अनइथिकल, देखिए 1988 में क्या हुआ था, WHO ने ये बोला कि भाई हम पोलियो को एडिक्ट कर देंगे वर्ल्ड से, कब, 2000 तक, यानी कि WHO ने ये बोला कब, 1988 में। यू कैन से दैट लगभग आपका 12 साल में हम पोलियो को क्या कर देंगे, इरिडिक्शन कर देंगे। इसका मतलब इसे हम कम्प्लीटली इरिडिक्शन कर देंगे। लेकिन 1993 में क्या हुआ, जब ऐसा नहीं कर पाए तो फिर हमने ये कमेंटमेंट कर दिया कि भाई हम 2000 तक सिर्फ वाइल्ड, मतलब जो चीज़ें हमारी थोड़ी सी वैसी हैं ग्लोबली नहीं पर वाइल्ड वाली हैं, जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें खतरनाक है वहाँ पर हम इरिडिक्ट करेंगे इसको। तो इस तरीके से ये डेटा दिया है पोलियो के बारे में। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था, ये ऐसा क्यों नहीं कर पाए उसको वो बारे में बता रहे हैं। जो डेवलप कंट्री हैं वो ओरल पोलियो वैक्सीन यूज़ करती हैं, और उसके बाद जबकि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो इनएक्टिव हैं पोलियो वैक्सीन 10 एडिक्टिंग पोलियो डिकेड को, क्योंकि वो पोलियो को पहले ही एडिक्ट कर चुकी हैं, तो वो ये काम नहीं कर रही हैं। अच्छा, अब ये वैक्सीन डायलेमा क्या है, देखिए 2 टाइप्स मैं बताऊँ क्या इसके टाइप्स होते हैं वैक्सीन के। तो जो टाइप 2 है ना वैक्सीन, जो टाइप 2 पोलियो वायरस है, इसको हम पहले तो आपको इतना ज़रूर समझना है कि पोलियो है क्या, आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन आपके लिए दे दिया गया, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये वायरस है। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं पोलियो यार वायरस कैसे हो जाएगा, तो मैं तो हाथ पैर विकलांग हो जाते हैं, पर नहीं, आपको इतना ज़रूर याद करना है कि भाई ये वायरस है। बहुत लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना है, डेटा याद नहीं करना है। डेटा अगर आपको समझ में आए तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, बस इतना समझना है कि पोलियो वायरस है, ठीक है। अब इसमें इसके टाइप दिए हैं, क्या है मैं बताऊँ, मतलब 2015 तक हम टाइप 2 को क्या कर देंगे, इरिडिक्ट कर देंगे, मतलब फिनिश कर देंगे। और उसके बाद टाइप 3 जो पोलियो है उसको हम 2019 तक इरिडिक्ट कर देंगे। और बेस हमने क्या माना था, 12 माना था, और टाइप 2 के लिए हमने 1999 माना था। बट भाई ऐसा नहीं हो पाता है ना, जो हम बोलते हैं वैसा नहीं हो पाता। चाहे भाई अभी सेंसस देख रहे हैं, सेंसस तो हम 2011 वाला यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके के डेटा फॉर्मेट में दिया है, और इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इसमें पढ़ने के लिए आपको वायरस देखने रहता है, ठीक है। अब देखते हैं ये कुछ क्वेश्चन हैं जो पिछले सप्ते में जो भी काम हुए हैं, है ना, पिछले सप्ते में जो भी काम हुए हैं उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन हैं, तो इनको आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। तो पिछले सप्ते में जो भी क्वेश्चंस बने थे उनको आप एक बार देख लेंगे कि भाई ये क्वेश्चन क्या था। देखिए ये GST 28% इम्पोज हो रहा था गेमिंग पे, क्या होगा, इससे ग्रोथ होगी या नहीं होगी, और ये आपका कंट्रोवर्सी फॉरेस्ट बिल क्या रहा, ठीक है। उसके बाद एक और दिया है, व्हाट इज द नाटो स्टैंड टू यूक्रेन एंट्री, क्यों भाई अभी यूक्रेन को नाटो में जगह नहीं मिली है, तो उसका क्या कारण रहा, क्या नहीं रहा। तो इस PDF को आपके पास यू हैव इनफ टाइम देन यू रीड इजीली, संडे है आराम से पढ़ो, है ना। आगे चलते हैं फिर हम, अब फाइट टू द मून, इसको तो भाई हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कल वाली वीडियो में, बेहतरीन तरीके से मैंने किया था इसको, कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैंने छोड़ा हो, और सारे MCQ आपके सॉल्व हो सकते हैं अगर आप लास्ट वाली वीडियो को देख लेंगे। फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपका ये लगा दिया है, जो भी है एक बार मैं रीड करा दे रहा हूँ। व्हाट इज ए चंद्रयान थर्ड मिशन, तो चंद्रयान थर्ड इज इंडियाज थर्ड लूनर मिशन एंड फॉलो अप चंद्रयान 2019 which aimed to land a rover on the lunar south pole. The mission will have to measure 3 modules। मतलब कुल मिला के ये चंद्रयान 2 का ही ये
पार्ट्स फॉलो करने वाला है चंद्रयान 3, और इसमें कहाँ जाना है हमें, लूनर साउथ पोल पे। देखिए मैंने इसको करा दिया, इसके लिए मैं हल्के में पढ़ दे रहा हूँ, आप परेशान ना होइएगा। इसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कराया है कल, ठीक है। इसमें 3 मॉड्यूल्स हैं, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए। द प्रोपल्सन मॉड्यूल्स ये क्या करेगा, लैंडर और रोवर को ले जाएगा, ठीक है। और लैंडर मॉड्यूल्स ये आपका क्या करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग कराने का काम करेगा। रोवर आपका क्या करेगा, इन सीटू केमिकल एनालिसिस करेगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने भेजी हैं। अच्छा, ऑर्बिटर हमने भेजा नहीं, क्योंकि ऑर्बिटर हमारा चंद्रयान 2 वाला ही काम कर जाएगा, ठीक है। अभी हमने लैंडर और रोवर भेजा है, इसलिए हमारे कुछ पैसे भी बच गए। उसके बाद चैलेंजिंग क्या है भाई, चैलेंजिंग इसलिए ये कि साउथ पोल पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती और वहाँ पे ऑलवेज शैडो रहती है, ठीक है। तो द प्रीवियस स्पेस क्राफ्ट हैव मोस्टली लैंडेड नियर द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द मून, फ्यू डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ टू लूनर इक्वेटर। लैंडिंग नियर द इक्वेटर इज ईजियर, इक्वेटर के पास बहुत ज़्यादा ईजियर है। कारण क्या है, वहाँ पे सन की लाइट रहती है, एंड सेफर ड्यू टू hospital trains and smooth surface, absence of steep slope and ample sunlight of solar powerful instrument. The lunar south pole on the other hand present a challenging terrain, मतलब वहाँ पे receiving no sunlight। तो लूनर साउथ पोल पे कोई भी आपकी सनलाइट नहीं है, बट आपकी इक्वेटर पे सनलाइट है, इसलिए जो 3 कंट्री हमसे आगे पहुंची उसका कारण यही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंस कराने की कोशिश की है, चंद्रयान 1 2008 में, चंद्रयान 2 2019 में, चंद्रयान 3 2023 में, ठीक है। ये स्टडी किसकी कर रहा है, ये सरफेस की। अच्छा, उसके बाद ये करेगा लूनर सरफेस एंड लैंडर रोवर एंड लूनर साउथ पोल की, ठीक है। कौन सा, चंद्रयान 2। उसके बाद कंपोनेंट की बात करते हैं, तो ये आपके ऑर्बिटर, मून एंड इम्पैक्ट प्रोब। इसमें ऑर्बिटर आपके थे, ऑर्बिटर था, लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था। वेरी 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 इजी आपको याद करने के लिए इसको करा दिया मैंने। प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर, रोवर, ये आपके चंद्रयान 3 में, ठीक है। उसके बाद ये हमें पता ही है कि यहाँ पे हमें सॉफ्ट लैंडिंग की हमने बात करी गई है। और उसके बाद लॉन्च व्हीकल देख लेते हैं, PSLV चंद्रयान 1 के लिए, GSLV मैक 3 आपका सेकंड के लिए, और LBM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 आपका चंद्रयान 3 के लिए, ओके। तो इसको मैंने करा दिया था, इसलिए मैंने इसको बहुत स्लो वॉइस में कराया है। कारण क्या है ना कि आप लास्ट वाली वीडियो जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर बेहतरीन तरीके से कराया है और कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट स्लाइड अगेन इन जून, स्मॉल माइल्स सस्पेंडेड आउटपुट। भाई अभी टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट चीज़ें हैं वो कैसी हो गई, थोड़ी स्लाइड हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट में हम आ जाते हैं, अब देखते हैं। सो लोकल ईट लोकल, दिखाओ लोकल, खाओ लोकल। अच्छा, यहाँ पर एक फेस्टिवल हमें समझना है, द नेटिव सीड फेस्टिवल। इसका नाम देखिए, आप बहुत अच्छे तरीके से निकालने की कोशिश करें यहाँ से। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, द नेटिव सीड फेस्टिवल। अब ये मनाया कहाँ जाता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, द नेटिव सीड फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है ये, तमिलनाडु में। तो अब देखिए थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। द नेटिव सीड फेस्टिवल फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन सदर्न इंडिया एट थ्रोनपोंडी इन तिरुवरूर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु इन 2006 बाय दी लेट नेल जयराम। किसने किया था उसको इंट्रोड्यूस, नेल जयराम। और नेल जयराम का, नेल का मतलब है पैडी, पैडी बोले तो धान, कहाँ पे, तमिलनाडु में, तो इसलिए इन नाम लगाया था नेल जयराम। तो द नेटिव सीड फेस्टिवल, देखिए अब आपको लगेगा कि यार ये भी कोई फेस्टिवल है, बीजों का भी कोई फेस्टिवल है। भाई है, कहाँ पर है, तमिलनाडु में। अच्छा, अब इस पैडी की कौन कौन सी ब्रांड है, जैसे मपिल्लाई संभा, थंगा संभा, किचली संभा। अब आपसे ये पूछ लेगा मपिल्ला संभा, थंगा संभा, किचली संभा, व्हाट इज, तो ये क्या है, ये पैडी हैं। मैं बताया नहीं आपको कि हमें MCQ निकालना आना चाहिए। UPSC के जब आप PYQ देखेंगे ना तो वो आपसे यही पूछ लेगा, इस तरीके से उसने यहाँ लिख दिया मपिल्ला संभा। आपको बहुत छोटा लग रहा होगा कि सर ये तो कुछ नहीं है, हम कर लेंगे इसको। नहीं भाई, यहाँ पे आपको ये जब वर्ड होंगे ना तो ये याद नहीं रहते हैं। संभा है ना, इसको हम पैडी से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं, पैडी से, सम वैरायटी ऑफ डिस्प्ले पैडी। तो इसको आपको जरूर याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ तक का। मपिल्ला संभा, थंगा और किचली संभा, ये आपके पैडी की वेराइटीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या है, और इसमें क्या होता है मैं बताऊँ, फेस्टिवल में थोड़ा सा और हम हाईलाइट डालते हैं। अगर आपको 2 किलो उन्होंने पैडी दिया तो आपको जब अगली बार होगा तो आपको 4 किलो पैडी वापस करना है। समझ रहे हैं आप, 2 दिया तो 2 का आपको 4 वापस करना है। ये रिटर्न वाला है, ये गिवन वाला है। ये है आपका द नेटिव सीड फेस्टिवल तमिलनाडु में, और जिसमें मपिल्ला संभा, थंगा संभा और किचली संभा, ये आपकी 3 वैरायटी हैं। और 2 किलो आपको दिया जाता है, 4 किलो आपको वापस करना होता है। बताइए
अब ये कुछ पैडी की वही चीज़ें जो वैरायटी हैं वो दी गई हैं, ठीक है। कितना अच्छा ये फिगर लग रहा है, देख रहे हैं आप अपने इंडिया में। ये एक्चुअली में ना जब ऐसी हम चित्र देखते हैं तो बड़ा एकदम अच्छा सा फील होता है कि हमारे इंडिया में हर चीज़ की वैल्यू है और हर चीज़ को पूजा जाता है। आप देख रहे हैं ना, पैडी के लिए भी हमने मतलब एक फेस्टिवल बनाया हुआ है, जबकि अदर कंट्री में होता है ऐसा, इतना नहीं होता है, बट है ना। सो आज हम अपने सेशन को यहीं रोकने की कोशिश करते हैं और आज मैं कंपाइलेशन लेके आऊँगा पीसी का, और लास्ट 7 डेज़ की पीसी होगी, यानी कि प्रीलिम्स करंट, और उनको आप देख लेंगे और अच्छी तरीके से चाहे तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पास रखिएगा और चाहे तो उसको नोट कर लीजिएगा अपने हैंड रिटन नोट्स इन अ शॉर्ट फॉर्म, है ना। तो उसको भी कर लेना है। और देखो वीडियो को थोड़ा सा लाइक एंड शेयर कर दिया करो, बड़ा मेहनत लगती है इसको बनाने में। और ये समझ लो कि इस वीडियो को तकरीबन दो से लेके मेरे को 3 से लेकर 4 घंटे लग जाते हैं जब जाके मैं इसको बना पाता हूँ, क्योंकि मुझे एक दिन पहले न्यूज़ देखनी पड़ती है ना, कि कोई न्यूज़ ऐसी तो नहीं है जो मुझसे छूट जाए, तो उन चीज़ों को मैं कवर कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि उसको पीसी को भी देख लेंगे, ये मैं करा चुका हूँ सारी चीज़ें, कुछ भी अब ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चंस हैं वो आप देख लेंगे। तो आज इस सेशन को हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कोशिश ये करें कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उनका आंसर आप जरूर दें। ओके, थैंक यू।